जनादेश के प्रायोजक है MDH, बढ़िया है, शुद्ध है। MDH मिर्ची, धनिया, हल्दी, असली मसाले सच सच। MDH और गैलेंट एडवांस रबर, निर्माण का रियल हीरो। नमस्कार। मतदान है हर नागरिक का अधिकार। लोकतंत्र को मजबूत करना हो सबका विचार। इस पर्व में हिस्सा लेकर सुनिश्चित करें जन भागीदारी, निभाएं वोट देकर अपनी जिम्मेदारी। लोकसभा चुनाव के लिए मतदान का छठा चरण का दौर जारी है। उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पश्चिम बंगाल, बिहार, दिल्ली, ओडिशा, झारखंड और जम्मू और कश्मीर की जनता का मन किस ओर है? किस मुद्दे पर वोट पड़ रहा है? किस पर पड़ेगी चोट? छठे चरण के लोकसभा चुनाव पर महा कवरेज आप देख रहे हैं। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे इस खास कार्यक्रम जनादेश में। मैं हूं आपके साथ चंद्रशेखर जोशी। देश में 6 राज्य और 2 केंद्र शासित प्रदेश की 58 लोकसभा सीटों पर मतदान जारी है। ये चुनाव 889 उम्मीदवारों के भाग्य का फैसला तो करेगा ही, साथ ही उस पार्टी के भाग्य का भी फैसला करेगा जिसने पूरे दमखम के साथ अपनी पूरी ताकत इस चुनाव में प्रचार प्रसार में झोंक दी है। चुनाव को लेकर जनसभाओं का दौर चला। तमाम बड़े और दिग्गज नेता अपनी अपनी पार्टी को सत्ता में लाने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगाते हुए नजर आए। आज उन सभी नेताओं के लिए परीक्षा का दिन है कि जनता के भरोसे पर वो कितने खरे उतरते हैं और कितने प्रतिशत मार्क्स यानी वोट लेकर सत्ता पर काबिज होते हैं। और ये फैसला जनता करेगी, क्योंकि आज लोकतंत्र के इस महापर्व में जनता ही जनार्दन है और उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला उसी के हाथों होना है। तो आइए शुरू करते हैं अपना खास कार्यक्रम जनादेश। सबसे पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। लोकसभा चुनाव के छठे चरण के लिए 58 सीटों पर मतदान जारी। 3 बजे तक के आंकड़ों के मुताबिक 49.20% मतदान दर्ज। पश्चिम बंगाल में सबसे अधिक मतदान प्रतिशत दर्ज। ओडिशा में 42 विधानसभा सीट पर भी वोटिंग जारी। छठे चरण के मतदान में महिलाओं, युवाओं और फर्स्ट टाइम वोटर्स में दिख रहा खासा उत्साह। बुजुर्ग मतदाता भी बढ़ चढ़ कर ले रहे हैं हिस्सा। आम लोगों के साथ ही खास लोगों ने भी किया मतदान। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति समेत कई दिग्गजों ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया। करीब 11 करोड़ 13 लाख से अधिक मतदाताओं के हाथ में है 889 उम्मीदवारों की किस्मत। धर्मेंद्र प्रधान, मेनका गांधी, संबित पात्रा, मनोज तिवारी, मनोहर लाल खट्टर, बांसुरी स्वराज, महबूबा मुफ्ती समेत कई कद्दावर नेताओं के भाग्य का होगा फैसला। पीएम नरेंद्र मोदी ने यूपी के गाजीपुर और बिहार के बक्सर, काराकट और पाटलिपुत्र में विशाल जनसभा को संबोधित करते हुए इंडी गठबंधन पर किया जमकर प्रहार। पीएम ने भ्रष्टाचार के खिलाफ एक्शन का किया जिक्र। कहा, जिन्होंने बिहार को लूटा है उन्हें जेल जाना होगा। लोकसभा चुनाव के 7वें और अंतिम चरण के चुनाव के लिए चरम पर प्रचार। भाजपा के दिग्गज कर रहे हैं ताबड़तोड़ रैलियां। अमित शाह ने हिमाचल के हमीरपुर, कांगड़ा में तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बलिया में भरी हुंकार। अंतिम चरण के लिए विपक्षी पार्टियां भी कर रही हैं प्रचार। उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी और सपा नेता अखिलेश यादव ने की संयुक्त जनसभा। अपनी जीत का ठोका दावा।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने डीडी न्यूज को दिया साक्षात्कार, कहा भ्रष्टाचार को लेकर हमारी जीरो टॉलरेंस नीति। पीएम ने कहा धार्मिक आधार पर आरक्षण मंजूर नहीं। कांग्रेस और ममता बनर्जी पर ओबीसी का हक मुसलमानों को देने का लगाया आरोप। और आइए अब शुरुआत करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि भ्रष्टाचार को लेकर हमारी जीरो टॉलरेंस की नीति है। डीडी न्यूज से खास बातचीत में कहा कि पहले की सरकारों के समय भी वही केंद्रीय एजेंसियां थीं, लेकिन पिछले 10 सालों में ईडी ने 2200 करोड़ रुपए नकद पकड़े। साथ ही पीएम ने कहा कि देश में धर्म के आधार पर आरक्षण नहीं देना चाहिए। गलती होती है ना कि भी मोदी मुसलमानों को आरक्षण का विरोध करते हैं। मैं कहता हूं कि भारत का संविधान धर्म के आधार पर आरक्षण की अनुमति नहीं देता है। संविधान निर्माताओं ने इस मुद्दे पर बहुत गहरी चर्चा की है। चर्चा कर करके संविधान सभा ने जो संविधान बनाए वो कहता है कि भारत जैसे देश में धर्म के आधार पर एक बार टुकड़े हो चुके हैं, अब इस देश को ज़्यादा टुकड़े नहीं होने देना चाहिए। धर्म के आधार पर आरक्षण नहीं देना चाहिए। डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर ने भी यही कहा, जवाहरलाल नेहरू ने भी यही कहा, बाकी भी संविधान के सभी सदस्यों ने, संविधान सभा के सभी सदस्यों ने कहा। मेरा कहना है कि हमें संविधान का लेटर एंड स्पिरिट में रक्षण करना चाहिए। हमें इस देश में धर्म के आधार पर आरक्षण नहीं देना चाहिए। मेरा मुद्दा है धर्म को आधार बनाने की जो प्रवृत्ति चली है उसके खिलाफ है। भारत का संविधान हर एक नागरिक को समान रूप से देखता है, लेकिन फलाने धर्म के हो इसलिए मिलेगा, ये इस देश में नहीं चल सकता। लोकसभा चुनाव के छठे चरण में 6 राज्यों और 2 केंद्र शासित प्रदेशों की 58 सीटों पर मतदान जारी है। उत्तर प्रदेश की 14, हरियाणा की 10, पश्चिम बंगाल की 8, बिहार की 8, दिल्ली की 7, ओडिशा की 6, झारखंड की 4 और जम्मू कश्मीर की 1 सीट अनंतनाग राजौरी पर लोग उत्साह के साथ अपने मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं। बुजुर्ग मतदाताओं के साथ युवा मतदाता भी लोकतंत्र के इस महापर्व में बढ़ चढ़कर भाग ले रहे हैं। आप टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं कि लोग भारी उत्साह के साथ मतदान केंद्रों पर पहुंचे हुए हैं। चुनाव आयोग के आंकड़ों के मुताबिक दोपहर 3 बजे तक इन सभी लोकसभा सीटों पर 49.20% मतदान दर्ज किया गया है। सबसे ज्यादा पश्चिम बंगाल में 70.19% मतदान दर्ज किया गया। ओडिशा में 48.44% मतदान दर्ज किया गया। अन्य राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों की बात करें तो उत्तर प्रदेश में 43.95%, झारखंड में 54.34%, बिहार में 45.21%, तो जम्मू कश्मीर में 44.41%, राजधानी दिल्ली में 44.58% और हरियाणा में 46.26% वोटिंग हुई है। पश्चिम बंगाल में एक बार फिर हिंसा की घटना सामने आई है। झारग्राम लोकसभा सीट पर बीजेपी उम्मीदवार प्रणत टूडू की गाड़ी पर हमला किया गया। प्रणत टूडू के सिर में चोट आई है। प्रणत टूडू की सुरक्षा में तैनात सीआईएसएफ जवान का भी सिर फट गया। कई मीडिया वाहनों पर तोड़फोड़ की गई है। प्रणत टूडू ने टीएमसी पर आरोप लगाते हुए कहा कि ममता बनर्जी ने पूरे बंगाल को संदेश खाली बना दिया है। टीएमसी वाले अगर लोग सोच रहे हैं कि हम लोग डर गए, हम डर नहीं रहे हैं, हम लोग ये पूरा वोट ठीक से करेंगे, तो हम लोग का इच्छा है। वो एक्चुअली वो लोग जानते हैं कि वो लोग हार रहा है, इसीलिए वो रैगिंग करके वो लोग किसी तरह से उन लोग को वो लोग चाह रहा है कि बीजेपी वालों का वोट अगर ना पड़े, यही वो लोग चाह रहा है। पूरा बंगाल को तो दीदी ने पूरा संदेशखाली जैसा एरिया बना दिया है। बाहर का लोग रोहिंग्या जैसा लोगों को भेज दिया है इस बंगाल में, ठीक है। कुछ दिनों के बाद अगर हम लोग बीजेपी वाले ठीक नहीं रहेंगे, बीजेपी नहीं आएगा, तो ये बंगाल पूरा रोहिंग्या का पूरा पाकिस्तान हो जाएगा। और इस सब के बीच पश्चिम बंगाल की पश्चिम मेदिनीपुर लोकसभा सीट से भाजपा उम्मीदवार अग्निमित्रा पॉल ने आरोप लगाया है कि कई पोलिंग बूथ पर बीजेपी के पोलिंग एजेंटों को जाने से रोका जा रहा है। जगह जगह में हमारा पोलिंग एजेंट को बैठने नहीं दिया जा रहा है। कल रात को पुलिस
हमारा बहुत सारे पोलिंग एजेंट को घर से उठा लिया है और बहुत सारे कार्यकर्ता को उठा लिया है और आज कोर्ट में भी चालान कर दिया है। तो बहुत सारा जगह में हमारा पोलिंग एजेंट था नहीं, सुबह में बैठाया, दूसरा बैठाया गया। आज इधर आया है केशियारी में, पोलिंग एजेंट को उधर से भगा कर उठाकर लेकर चला गया था। हम लोग खबर सुन के, पुलिस उधर, बंगाल पुलिस उधर बूथ का दरवाजा पे खड़ा होकर वोटिंग करा रहे हैं। कितना निर्लज्ज है ममता बनर्जी और आपका पुलिस। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं यहाँ पर। जीरा से प्यास बुझाए, डाइजेशन के लिए मस्त, शरीर में नमक पानी का बैलेंस बनाए। मैं कैप्टन होता ना, ओपन कराता। अब हर कोई ओपन करेगा तो मैच कौन क्लोज करेगा? तो भाई साहब, अब कोई किसी की लाइफ में आग नहीं लगा पाएगा। समर कूल, जो हर दिल करे कबूल। आधे बाउल दही में 4 चम्मच MDH चटनी पुदीना मसाला डाला, स्टर करो, पुदीना चटनी तैयार। MDH चटनी पुदीना मसाला। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद। लोकसभा के छठे चरण में देश की दिग्गज हस्तियों ने भी मतदान किया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ और राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश ने दिल्ली में अपने मताधिकार का प्रयोग किया। तो कई सारे संवाददाता भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, अभी कुछ देर में हम उनसे बातचीत करेंगे। फिलहाल ये दृश्य हम आपको दिखा रहे हैं। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और राज्यसभा के उपसभापति तीनों ने आज लोकतंत्र के इस महापर्व में अपने मत का जो प्रयोग है वो किया। केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने अपनी पत्नी के साथ दिल्ली में मतदान किया। वहीं कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने भी मतदान किया। लोकतंत्र के इस महापर्व में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली के एक मतदान केंद्र पर अपना वोट डाला। वहीं हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने हरियाणा की अंबाला कैंट लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत मिर्जापुर के नारायणगढ़ जाकर मतदान किया। मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ ने दिल्ली के मतदान केंद्र पर अपने मताधिकार का प्रयोग किया। केंद्रीय मंत्री और ओडिशा के संबलपुर लोकसभा सीट से भाजपा उम्मीदवार धर्मेंद्र प्रधान ने भी मतदान किया। कांग्रेस की वरिष्ठ नेता सोनिया गांधी ने अपने बेटे और कांग्रेस नेता राहुल गांधी के साथ दिल्ली स्थित निर्माण भवन मतदान केंद्र पर पहुंचकर मतदान किया। मतदान के बाद राहुल गांधी ने जनता से घरों से निकलकर मतदान करके लोकतंत्र के महापर्व में भाग लेने की अपील की। भाजपा नेता वरुण गांधी ने दिल्ली के एक मतदान केंद्र पर जाकर अपने मताधिकार का प्रयोग किया। वहीं दिल्ली की 7 लोकसभा सीटों पर मतदान हो रहा है। दिल्ली में तापमान ने लोगों के पसीने छुड़ा रखे हैं। तेज धूप और गर्मी के बावजूद मतदाता मतदान केंद्रों पर पहुंच रहे हैं। लोकतंत्र के पर्व में मतदाता अपनी भागीदारी निभाने में जुटे हुए हैं। इस गर्मी में कैसा हाल है मतदान केंद्रों का? नई दिल्ली के एक बूथ का जायजा लिया हमारे संवाददाता गिरीश निशाना ने। देश की राजधानी दिल्ली में तापमान 45 के पार है, लेकिन मतदाताओं के उत्साह में कोई कमी नहीं। बात करते हैं सर, इतनी गर्मी है फिर भी वोट के लिए? सर, ये वोट नहीं है, ये हमारे को एक अपॉर्चुनिटी मिलती है 5 साल के बाद में जनरल इलेक्शन के अंदर कि देश के भविष्य के लिए किसके हाथ में देश का नेतृत्व सौंपा जाए। ये सब लोग आप देखिए, सबने क्लिप जैसे पोस्ट कॉलोनी के अंदर मिड डे में 12 साढ़े 12 बजे इतनी लंबी क्यू होना, सुबह से क्यू है यहाँ पर। मैंने नहीं देखी किसी भी इलेक्शन में आज तक मिड डे के अंदर ऐसी कॉलोनी के अंदर मतदाताओं का इतना उत्साह है। और जिससे पूछते हैं कहे कि ये देश के भविष्य, और कोई नहीं है देश के भविष्य के अलावा यहाँ कुछ नजर नहीं आ रहा। हमारा देश का नेतृत्व उन लोगों के हाथ में हो जो देश के बारे में सोचे, अपने बारे में ना सोचे, देश के बारे में सोच ले। इसी वजह से ये पूरी लंबी लाइन है। ये मौका 5 साल के बाद मिलता है और मेरी अपनी पर्सनल है कि
अपना बेसिकली उन हाथों में देश देना जिस हाथों में देश सुरक्षित हो, जिस हाथों में वे विश्वास हो, जो पहले मतलब गारंटी दी गई है, आने वाले समय की गारंटी पे गारंटी हो रही है, तो उसमें जनरल आदमी को लगे कि हाँ भाई गारंटी का मतलब गारंटी है, जो दे दिया वर्ड मतलब मीन्स वर्ड। मैं तो हर नागरिक से ये अपील करूंगा कि सबको वोट डालना चाहिए। जो आदमी वोट डालेगा उंगली उठाने का हक उसी को मिलना चाहिए। 47 टेम्परेचर में हम लोग यहाँ खड़े हैं। ये मेरे लिए महाराष्ट्र पर्व है और मैं बड़े उत्साह से इसमें हिस्सा ले रही हूँ और सभी को लेना चाहिए, देश के भविष्य के लिए, नेशन के लिए। ये देश का चुनाव है जिसमें देश हमारा मजबूत, हमें वोट देना चाहिए। तापमान भले ही 45 के पार हो, लेकिन इनके उत्साह में कोई कमी नहीं दिखाई दे रही। हालांकि सफदरजंग एन्क्लेव का इलाका पॉश कॉलोनी में कहलाया जाता है, बावजूद इसके यहाँ मतदाता जो हैं बहुत ही उत्साह के साथ मतदान केंद्रों पर पहुँच रहे हैं। गर्मी भले ही है, लेकिन मतदाताओं के उत्साह में कोई कमी नहीं। कैमरामैन प्रमोद नेगी के साथ गिरीश निशाना, DD न्यूज, दिल्ली। लोकतंत्र के महापर्व में बुजुर्ग मतदाता भी बढ़ चढ़कर भाग ले रहे हैं। इसकी एक वानगी देखने को मिली दिल्ली के सुखदेव विहार में। 100 साल के बुजुर्ग व्यक्ति ने घर पर ही होम वोट डाला। गौरतलब है कि चुनाव आयोग ने उन मतदाताओं के लिए होम वोट की खास व्यवस्था की है जो चलने फिरने में असमर्थ होने की वजह से मतदान केंद्र तक आने में अक्षम है। और आपको बता दें कि दिल्ली में इस बार मतदान के लिए 18 से 19 साल के नए मतदाताओं की संख्या 2,52,038 है। पहली बार मतदान करके कैसा लगा इन युवा मतदाताओं को, इस पर खास बातचीत की हमारे संवाददाता गिरीश निशाना ने। बहुत अच्छा लगा। कितना बेसब्री से इंतजार था आपको? बहुत ज़्यादा। फर्स्ट टाइम वोटिंग के लिए तो इंतज़ार था। काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस है और मेरा पहला वोट है ये, तो काफ़ी ज़्यादा पहले ऐसा लगा कि पता नहीं क्या होगा मैनेजमेंट, बट काफ़ी अच्छे से ऑर्गेनाइज किया है सबने। सबको करना चाहिए, इट्स अ नेशनल ड्यूटी, तो आई थिंक सबको फुलफिल करनी चाहिए। गर्मी है, बावजूद इसके आप लोग वोटिंग करने आए हैं? बिकॉज इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर आवर कंट्री, तो उसके लिए चाहे जो मर्जी हो, वी नीड टू वोट इररिस्पेक्टिव। मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने आज नई दिल्ली में अपने परिवार के साथ मतदान किया। DD न्यूज संवाददाता निशांत सौरभ से खास बातचीत में मुख्य चुनाव आयुक्त ने अब तक हुए 6 चरणों की वोटिंग में मतदाताओं की भागीदारी पर संतोष व्यक्त किया। जम्मू कश्मीर में रिकॉर्ड तोड़ मतदान पर खुशी जताते हुए उन्होंने कहा कि वहां लोकतंत्र की जड़ें मजबूत हो रही हैं। मुख्य चुनाव आयुक्त ने साथ ही कहा कि EVM या वोटिंग आंकड़ों में किसी भी प्रकार की गड़बड़ी संभव नहीं है। हमारे साथ है मुख्य निर्वाचन आयुक्त राजीव कुमार, उनसे बात करते हैं। सर, आज 6ठे चरण की वोटिंग देश भर में हो रही है, क्या अपील करना चाहेंगे मतदाताओं से? देखिए, ये एक उत्सव है, ये एक गर्व का विषय है। मेरे लिए भी बहुत गर्व का विषय है। आज मैं अपने फादर के, अपनी वाइफ के, अपनी बेटी के साथ वोट देने आया हूँ। पहला वोट देने जब मैं गया था तो मैं फादर के साथ गया था अपने कस्बे में, और आज फादर इज़ 95 ईयर्स और मैं उनके साथ वोट देने आया हूँ फिर से। तो मुझे ऐसे ही महसूस हो रहा है मैं भी एक फिर से वैसे ही बच्चा हूँ जैसे यंग एज में उनके साथ गया था। तो आई हैव द सेम फीलिंग टुडे ऑल्सो। एवरीबडी मस्ट वोट। मेरी सबसे अपील है कि सब लोग बड़ी मात्रा में वोट देने आए। एक हमारा विभाग ऐसा है जो आपके घर जाके कहता है वोटर बन जाओ, जो आपके घर जाके आपको स्लिप पहुँचाता है, आपका वोटर कार्ड आपके घर पहुँचाता है, मान मुरब्बत करता है। बाकी तो अगर किसी विभाग से कुछ लेना हो तो आपको जाना पड़ता है ऑफिस। तो जब इतनी तैयारी की है तो आप जरूर आइए। जिस तरह से 6 चरणों में वोटिंग हुई, आज 6ठे चरण का चुनाव है, क्या कहेंगे, कितना संतुष्ट महसूस कर रहे हैं आप इन 6 चरण के चुनाव के बाद? बेहद संतुष्ट। और संतुष्टि का आलम ये है कि जब लंबी लंबी कतार महिलाओं की डिफरेंट अटायर्स में देखते हैं, बच्चों को देखते हैं, बच्चे मतलब यंग वोटर्स को देखते हैं, बुजुर्गों को देखते हैं, उनके घर जाके वोट लेते हैं, वो आशीर्वाद देते हैं, बड़ा आनंद आता है, बड़ा आनंद आता है। तो वी आर वेरी हैप्पी एंड वी अपील अगेन एवरीबडी टू कम एंड वोट। जिस तरह से जम्मू कश्मीर में हम देख रहे हैं वोटिंग हो रही है, उस क्या कहेंगे, काफ़ी रिकॉर्ड तोड़ मतदान हो रहा है? बहुत खुश हैं उससे। लोकतंत्र की जड़ें बहुत मजबूत हो रही हैं, लोग आ रहे हैं, बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे हैं और हम जरूर बहुत ही जल्दी वहाँ इस डेमोक्रेटिक डिविडेंड को आगे बढ़ाएंगे। जो डेमोक्रेटिक सरप्लसेस पैदा हो रहे हैं
उसको हम बहुत तेज़ी से आगे बढ़ाएंगे और उसी पर बिल्ड करेंगे बहुत जल्दी। ईवीएम को लेकर, मतदान के आंकड़ों को लेकर जिस तरह से संशय पैदा किया जा रहा है, उसके बारे में क्या कहें? कल सुप्रीम कोर्ट का भी इस पे ऑब्जर्वेशन आया। माननीय उच्चतम न्यायालय अपना निर्णय इस पे दे चुका है। सभी बातें जो कही जानी चाहिए उन्होंने कह दी हैं। इसकी टाइमिंग क्या है, क्यों बार बार ऐसा किया जाता है, कभी इलेक्ट्रल रोल, कभी ईवीएम, कभी वोटर आंकड़ा, इन सब में कोई गड़बड़ हो ही नहीं सकती। हर बूथ पे, जैसे आज यहाँ वोटिंग खत्म होगी शाम को 6-7 बजे, जब भी लास्ट पर्सन जाएंगे, उसी समय यहाँ कितने वोट पड़े ये कैंडिडेट के एजेंट को हम दे देंगे। 10.5 लाख बूथ पे दिए हुए हैं ऐसे, हर जगह में 2, 3, 4 एजेंट्स बैठे हुए हैं, तो 10 लाख बूथ हैं, 4 भी अगर मल्टीप्लाई करें 40 लाख लोगों के हाथ में है। बदल सकता है हिंदुस्तान में कोई? जो भी हो रहा है इसको हम देश के सामने खुलासा करेंगे, जरूर खुलासा करेंगे कि ये माहौल क्यों बनाया जाता है, किस समय पे बनाया जाता है, क्या इसमें कोई पैटर्न है, क्या ये हर बार ऐसा ही होता है, क्या इसमें कोई समय निर्धारित किया जाता है जिस समय पे किया जाए और ढूंढा जाए कि कहीं से कोई गलती मिल जाए, तो बताएंगे देश को एक दिन जरूर। कैमरा पर्सन विश्वबंधु के साथ निशांत सौरभ, डीडी न्यूज़, दिल्ली। तो एक महत्वपूर्ण बात यहाँ पर मुख्य चुनाव आयुक्त की ओर से कही गई है। उन्होंने कहा है कि इस तरह की जो भी बातें सामने आती हैं, इसके पीछे क्या कुछ पैटर्न है, इस बारे में चुनाव आयोग एक खुलासा करेगा बहुत जल्दी। और यहाँ पर हम आपको बताएंगे कि ये जो छठा चरण है ये कितना महत्वपूर्ण है, कितनी सीटें इसमें हैं, किस राज्य में कितनी सीटें हैं, और 2019 में इन सीटों पर क्या कुछ परिणाम थे और कौन कौन से वो वीआईपी कैंडिडेट हैं। सबसे पहले ये आप देख सकते हैं, हम उत्तर प्रदेश की बात कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश की 14 सीटों पर आज मतदान हो रहा है। यूपी की 14 सीटें हैं जिन पर आज मतदान हो रहा है। लोग अपने घरों से निकले हैं और मतदान कर रहे हैं। हरियाणा की अगर हम बात करते हैं तो ये आप देख सकते हैं, हरियाणा की 10 सीटें हैं जिन पर आज मतदान हो रहा है और सवेरे से ये मतदान चल रहा है। और पश्चिम बंगाल की अगर हम बात करते हैं तो पश्चिम बंगाल की 8 सीटें हैं जिन पर मतदान हो रहा है। कुछ छिटपुट हिंसा की खबरें भी वहाँ से आई हैं। और अगर हम बात करते हैं बिहार की, तो बिहार की भी 8 ये सीटें हैं, आप मैप के अनुसार देख सकते हैं। इन 8 सीटों पर आज मतदान हो रहा है। काफ़ी संख्या में लोग अपने घरों से निकलकर मतदान कर चुके हैं और कई लोग अभी भी मतदान की लाइनों में लगे हुए हैं। और दिल्ली की हम बात करें तो दिल्ली की 7 सीटों के लिए, दिल्ली की इन 7 सीटों के लिए आज मतदान हो रहा है। सवेरे से काफ़ी दिग्गज लोग दिल्ली में रहते हैं, उन लोगों ने भी जाके मतदान किया है। उसके अलावा लोग भी अपने घरों से निकलकर यहाँ पर मतदान कर रहे हैं। ओडिशा की अगर हम बात करते हैं तो ओडिशा की इन 6 सीटों पर आज मतदान हो रहा है और काफ़ी वहाँ पर लोग सवेरे से निकले हैं और लोगों ने सवेरे से निकल के अपने घरों से निकल के वहाँ पर पहुँचे हुए हैं। साथ ही साथ अगर हम झारखंड की बात करें तो झारखंड की ये 4 सीटें हैं। इन 4 सीटों पर मतदान हो रहा है और सवेरे से काफ़ी अच्छा वोटिंग परसेंटेज झारखंड से अभी तक आया है और अभी भी लोग वहाँ लंबी लंबी लाइनों में लगे हुए हैं। जम्मू कश्मीर की अगर हम बात करें तो जम्मू कश्मीर की 1 सीट पर मतदान हो रहा है और जम्मू कश्मीर ने इस बार रिकॉर्ड बनाया है। जो पिछला चुनाव हुआ था जम्मू कश्मीर में, पिछले चरण में जिस सीट पर चुनाव हुआ था, काफ़ी अच्छे आंकड़े वहाँ से आए थे और आज भी वोटिंग परसेंटेज की अगर हम बात करें तो काफ़ी अच्छा परसेंटेज वहाँ से आ रहा है। और छठे चरण में अगर हम उम्मीदवारों की बात करें पार्टी वाइज तो कुल 889 उम्मीदवार हैं, जिसमें बीजेपी के 54 उम्मीदवार हैं, इंडी गठबंधन के 25 उम्मीदवार मैदान में हैं, बीएसपी के 54 उम्मीदवार इस चरण में मैदान में हैं और अन्य पार्टियों की अगर हम बात करें तो कुल 756 उम्मीदवार मैदान में हैं। तो कुल मिलाकर 889 उम्मीदवार यहाँ पर चुनाव मैदान में हैं और विभिन्न दलों से ये उम्मीदवार हैं, ये हमने आपको दिखा दिया। और 2019 की अगर हम बात करें कि 2019 में इन सीटों पर क्या कुछ नतीजे रहे तो ये आप देख सकते हैं। एनडीए की अगर हम बात करें तो इन जो कुल सीटों पर आज चुनाव हो रहा है छठे चरण में, 45 सीटें एनडीए को मिली थी, 5 सीटें इंडिया गठबंधन को मिली थी और 8 सीटें जो अन्य पार्टियों को यहाँ पर मिली थी। तो ये 2019 के नतीजे हैं जो हम आपके सामने रख रहे हैं। आज के छठे चरण में जिन सीटों पर चुनाव हो रहा है 2019 में क्या कुछ स्थिति थी ये आप देख सकते हैं। और उसके अलावा कौन कौन से वो बड़े नाम हैं जो इन छठे चरण में, इस छठे चरण में जिनकी किस्मत ईवीएम में बंद हो जाएगी। धर्मेंद्र प्रधान हैं ओडिशा के संबलपुर से, वो बीजेपी की टिकट पर वो चुनाव मैदान पे हैं, केंद्रीय मंत्री भी हैं
और इसके अलावा राव इंद्रजीत सिंह हैं हरियाणा के गुड़गांव से और बीजेपी की टिकट पे ये चुनाव मैदान में हैं। इनकी किस्मत भी आज ईवीएम में बंद हो जाएगी इस छठे चरण में। और जो अगले वीआईपी कैंडिडेट हैं उनकी अगर हम बात करें तो राव कृष्णपाल गुर्जर हैं हरियाणा के फरीदाबाद से, वो चुनाव मैदान में हैं, बीजेपी की टिकट पर हैं। पश्चिम बंगाल के बांकुड़ा से डॉक्टर सुभाष सरकार हैं जो बीजेपी की टिकट पर आज मैदान में हैं। तो ये वीआईपी कैंडिडेट हैं विभिन्न जो हम आपको इस वक्त यहाँ पर दिखा रहे हैं। मेनका गांधी यूपी के सुल्तानपुर से वो मैदान में हैं, बीजेपी की टिकट पे वो चुनाव लड़ रही हैं। तो ये एक वीआईपी कैंडिडेट हैं। उसके अलावा मनोज तिवारी हैं, मनोज तिवारी दिल्ली से, उत्तर पूर्वी दिल्ली से मनोज तिवारी चुनावी मैदान में हैं, ये बीजेपी की टिकट पे ये चुनाव लड़ रहे हैं। राधा मोहन सिंह पूर्वी चंपारण बिहार से ये चुनाव मैदान में हैं, बीजेपी की टिकट पे ये चुनाव लड़ रहे हैं। महबूबा मुफ्ती जम्मू कश्मीर के अनंतनाग राजौरी सीट से चुनाव मैदान में हैं, पीडीपी की नेता हैं। तो इनके लिए भी खासा महत्वपूर्ण आज का ये छठा चरण है, इनकी किस्मत भी ईवीएम में कैद हो जाएगी। इसके अलावा लवली आनंद हैं बिहार के शिवहर से, ये चुनावी मैदान में हैं। लवली आनंद की भी जो किस्मत है आज ईवीएम में बंद हो जाएगी इस छठे चरण में। और इसके अलावा अवध बिहारी चौधरी हैं बिहार के सिवान से, आरजेडी की टिकट पर ये चुनावी मैदान में है और छठे चरण के एक वीआईपी कैंडिडेट हैं। इसके अलावा नवीन जिंदल हैं हरियाणा के कुरुक्षेत्र से, बीजेपी की टिकट पे ये चुनाव लड़ रहे हैं। छठे चरण में इनकी किस्मत भी आज ईवीएम में बंद हो जाएगी अब से कुछ देर बाद जब मतदान खत्म होगा। अशोक तंवर हैं हरियाणा के सिरसा से ये चुनाव लड़ रहे हैं, बीजेपी की टिकट पे चुनाव लड़ रहे हैं अशोक तंवर, और इनकी किस्मत भी आज ईवीएम में बंद हो जाएगी। इसके अलावा मनोहर लाल खट्टर हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं, करनाल से ये चुनाव लड़ रहे हैं, बीजेपी की टिकट पे चुनाव लड़ रहे हैं। तो ये छठा चरण इनके लिए भी खासा महत्वपूर्ण है। दीपेंद्र सिंह हुड्डा हरियाणा के रोहतक से ये चुनाव लड़ रहे हैं, कांग्रेस की टिकट पे चुनाव लड़ रहे हैं और छठे चरण में इनकी भी किस्मत आज ईवीएम में बंद हो जाएगी। उसके अलावा संबित पात्रा हैं, बीजेपी के प्रवक्ता हैं, टेलीविजन पर छाए रहते हैं संबित पात्रा, उड़ीसा के पुरी से ये चुनाव मैदान में हैं, बीजेपी की टिकट पर चुनाव लड़ रहे हैं। राज बब्बर हरियाणा के गुड़गांव से ये चुनावी मैदान में हैं, कांग्रेस की टिकट पर ये चुनाव लड़ रहे हैं, इनकी किस्मत भी आज ईवीएम में बंद हो जाएगी। अभय सिंह चौटाला हैं हरियाणा के कुरुक्षेत्र से, ये भी चुनावी मैदान में हैं इस छठे चरण में और आज इनकी भी किस्मत ईवीएम में बंद हो जाएगी। तो ये वीआईपी कैंडिडेट हैं। इसके अलावा अगर हम आपको ये बताना चाहें कि वो कौन कौन वीआईपी कैंडिडेट हैं जिनकी आपस में टक्कर है, अभय चौटाला और नवीन जिंदल हरियाणा के कुरुक्षेत्र से, ये दो वीआईपी कैंडिडेट हैं जिनके बीच में टक्कर है हरियाणा के कुरुक्षेत्र में। और उसके अलावा हरियाणा के गुड़गांव की अगर हम बात करें तो राव इंद्रजीत सिंह हैं और उनके सामने राज बब्बर हैं कांग्रेस के, वहाँ पर ये दो वीआईपी कैंडिडेट हैं जिनके बीच में इस छठे चरण में टक्कर हो रही है हरियाणा के गुड़गांव में। उत्तर पूर्वी दिल्ली की अगर हम बात करें तो मनोज तिवारी हैं, ये बीजेपी के कैंडिडेट हैं। उसके अलावा कन्हैया कुमार हैं, ये इंडिया गठबंधन के कैंडिडेट हैं, कांग्रेस की टिकट पर चुनाव लड़ रहे हैं। तो इनके बीच में भी ये दो वीआईपी कैंडिडेट हैं जिनके बीच में टक्कर है उत्तर पूर्वी दिल्ली में। और उसके अलावा अगर हम बात करते हैं नई दिल्ली की, तो नई दिल्ली में स्वर्गीय सुषमा स्वराज की पुत्री हैं बांसुरी स्वराज, ये बीजेपी की टिकट से चुनाव लड़ रही हैं। सोमनाथ भारती हैं जो आम आदमी पार्टी की टिकट पर चुनाव लड़ रहे हैं, इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार हैं। तो ये दो वीआईपी हैं जो आपस में एक दूसरे से यहाँ पर टकरा रहे हैं। इसके अलावा दिनेश लाल यादव, आजमगढ़ की हम बात कर रहे हैं, वहाँ पर धर्मेंद्र यादव हैं, समाजवादी पार्टी के ये उम्मीदवार हैं धर्मेंद्र यादव, और इंडिया गठबंधन के तहत चुनाव लड़ रहे हैं। और दूसरे इनके साथ सामने हैं दिनेश लाल यादव, ये बीजेपी की टिकट पर यहाँ पर चुनाव लड़ रहे हैं। तो हमने आपको दिखाया है कि कौन कौन जो वीआईपी कैंडिडेट हैं आपस में जिनकी कड़ी टक्कर है। हमने आपको ये भी दिखाया है कि 2019 में इस छठे चरण की जो सीटें थी वहाँ पर क्या कुछ समीकरण थे। जनादेश में हम अपनी खबरों का सिलसिला जारी रखेंगे, एक छोटा सा यहाँ पर ब्रेक लेते हैं। जिन्होंने यूज किया है वो जानते हैं असली हींग का स्वाद। MDH सुपर हींग, शुद्धता का असली तड़का। MDH। बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब डबल M रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो। शुक्ला बता रहा था आपके बाबूजी ने जायदाद का कुछ हिस्सा नौकर के नाम कर दिया। अब नौकर हर काम अपना घर समझ के करेगा। समर कूल, जो हर दिल करे कबूल।
MDH का किचन किंग किचन में हो तो हम सब कुछ बना सकते हैं। बैंगन का भरता, आलू गोभी, भिंडी मसाला और भी बहुत कुछ। MDH। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद। और छठे चरण का जो मतदान है अभी भी चल रहा है। विभिन्न जगहों पर हमारे संवाददाता मौजूद हैं, उनसे हम बात करेंगे। इस वक्त हमारे साथ अनंतनाग से, जम्मू कश्मीर से हमारे साथ मौजूद हैं हमारे संवाददाता ऋषि कुमार। उसके अलावा हमारे साथ विशाल बैरिस्टो मौजूद हैं, वो मेदिनीपुर पश्चिम बंगाल में मौजूद हैं। हमारे साथ अमरेंद्र गुप्ता मौजूद हैं, नई दिल्ली में वो मौजूद हैं। साथ ही साथ हमारे साथ अभिषेक मौजूद हैं, अभिषेक गिरडी में मौजूद हैं। तो तमाम संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहले विशाल बैरिस्टो के पास हम चलेंगे। विशाल, जब पूरे देश में चुनाव चल रहा है, 5 चरणों का चुनाव खत्म हो चुका है और आज छठे चरण में भी पूरे देश में कहीं से कोई बुरी खबर नहीं आई, लेकिन पश्चिम बंगाल से एक, हालांकि उतनी बड़ी घटना नहीं है, लेकिन वहां पर एक बीजेपी के उम्मीदवार को पीटा गया है, उनकी गाड़ी तोड़ी गई है, उनके सुरक्षाकर्मी के सर में चोट आई है। क्या कुछ कहेंगे आप? देखिए चंद्रशेखर, अगर बंगाल की बात हो और हिंसा ना हो तो ये ज़रूर खबर बनती है कि शांतिपूर्वक चुनाव हो गए। ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ, ऐसे यहाँ के लोग कह रहे हैं। मैंने जब जून मालिया जो यहाँ से चुनाव लड़ रही है उनसे मैंने सवाल किया कि ऐसा क्यों होता है कि बंगाल में खबर तभी बनती है जब यहाँ पर हिंसा होती है और चुनाव के वक्त ये ज़्यादा हो जाता है। तो उन्होंने कहा कि देखिए ये बात तो मुझे बड़ा दुख है, लेकिन क्या करें, जब हमारे को कोई ज़्यादा पोक करेगा, हमें ज़्यादा उकसाएगा तो हम अपने बच्चों को, अपने लड़कों को कैसे रोक पाएंगे। इतनी बड़ी बात उन्होंने कही और बड़े आसानी से उन्होंने कह दी। इसका मतलब उन्होंने ये माना कि टीएमसी की तरफ से जो हिंसा होती है, चाहे उनके शब्दों के अंदर ये जवाबी कार्रवाई क्यों ना हो। बहरहाल ये हिंसा की अगर घटना को हम छोड़ दें तो बंगाल में ज़बरदस्त मतदान हो रहा है और 3 बजे तक चंद्रशेखर 70% से ज़्यादा लोगों ने अपना मताधिकार का प्रयोग कर लिया था। और मैं इस वक्त मिदनापुर में हूँ। मिदनापुर, अगर हम बंगाल की क्रांति की बात करें, ख़ास तौर से स्वतंत्रता संग्राम की, तो मिदनापुर एपिसेंटर होता था उस स्वतंत्रता संग्राम का। और मिदनापुर में ही जो पहले सबसे युवा शहीद हुए खुदीराम बोस, ये उनकी जन्मस्थली है, उनकी कर्मस्थली है। 18 साल की उम्र में उनको अंग्रेज़ों ने मुजफ्फरपुर कांड के तहत उनको फांसी पर चढ़ा दिया था। इसलिए अगर हम बंगाल की बात करें तो ख़ासतौर से मिदनापुर में जो नेशनलिज्म की फीलिंग है वो बढ़ चढ़ कर बोलती है और लोग अपनी पूरी तरह से मुस्तैद है। सुबह से यहाँ पर लंबी कतारें लगने लगी थी। माफ़ी चाहूँगा कि मैं आपको कतारें नहीं दिखा पा रहा हूँ क्योंकि मेरे पीछे अंदर जो स्कूल है वहाँ पर पोलिंग स्टेशन है और यहाँ पर बड़े सख्त रूल्स हैं और हमारे पास पासेस है। उसके बावजूद भी हमें पोलिंग बूथ के पास नहीं जाने दिया जा रहा। बोला गया है कि दूर से ही आप ये है तस्वीरें ले सकते हैं। तो ये इसकी ख़ास वजह ये भी है कि पैरामिलिट्री फोर्सेस यहाँ पर अच्छे तादाद में तैनात है और शांतिपूर्वक चुनाव हो और किसी तरह की कोई घुसपैठ ना हो, इसका पूरा ध्यान रखा जा रहा है। मिदनापुर में ऐसी खबर नहीं आई, लेकिन एक खबर ज़रूर आई है जिसने सबको चौंकाया भी है कि बावजूद इसके कि हैवी प्रेजेंस ऑफ पैरामिलिट्री फोर्स ये हुआ। कल भी जो अग्निमित्रा पॉल है वो यहाँ पर जो डीएम का ऑफिस है उसके बाहर वो सड़क पर बैठी हुई थी शाम को और वो आरोप लगा रही थी कि टीएमसी की सरकार और टीएमसी की जो पुलिस है वो उनके कार्यकर्ताओं को, उनको एजेंट्स को परेशान कर रही है और उनको फ्री एंड फेयर पोल में पार्टिसिपेट नहीं करने दिया जा रहा। विशाल, मैं आपको थोड़ा सा रोकना चाहूंगा यहाँ पर। दरअसल एक ब्रेकिंग न्यूज हमारे पास इस वक्त आ रही है। चुनाव आयोग के ताज़ा आंकड़े हमारे पास आ गए हैं। शाम 5 बजे तक सभी लोकसभा सीटों पर जहां पर चुनाव चल रहे हैं वहां पर 57.70% मतदान दर्ज किया गया है। सबसे ज़्यादा पश्चिम बंगाल में 77.99% मतदान दर्ज किया गया। उड़ीसा में 59.60% मतदान दर्ज किया गया है। उत्तर प्रदेश में 52.02%, झारखंड में 61.41%, बिहार में 52.24%, तो जम्मू कश्मीर में 51.35%, दिल्ली में 53.73% और हरियाणा में 55.93% वोटिंग हुई है। तो इस वक्त के ताज़ा आंकड़े हमारे पास आ चुके हैं। शाम 5 बजे तक का ये जो आंकड़ा है चुनाव आयोग की ओर से दिया गया है, ये हमने आपको दिखाया। और हम विशाल से बात कर रहे थे, वो पश्चिम बंगाल में मौजूद हैं। झारखंड चलते हैं, हमारे साथ हमारे संवाददाता
गिरडीह में मौजूद हैं अभिषेक, क्या कुछ माहौल है? अब तो शाम के 5:45 बजने वाला है। बिल्कुल चंद्रशेखर, देखिए जिस इलाके में मैं खड़ा हूँ ये झारखंड का सबसे ज्यादा नक्सल अफेक्टेड इलाका है और यहाँ पर 5 बजे जो है मतदान जो है वो संपन्न हो चुका है और रिकॉर्ड मतदान संपन्न हुआ है। आप समझिए कि पूरे झारखंड के जो 4 सीट है उनमें सबसे ज्यादा अगर मतदान भी कहीं रिकॉर्ड हुआ है तो गिरिडीह के अंदर, खासतौर पर जिस नक्सल क्षेत्र के अंदर मैं मौजूद हूँ। हालांकि नक्सल का जो प्रभाव बहुत कम हुआ है लेकिन अभी भी यहाँ पर सीआरपीएफ के 2-2 कैंप जो है, 2-2 टीमें जो है वो यहाँ पे पूरे साल कैंप करती है और उनके बीच जो एक माहौल पहले होता था उसके बीच यहाँ पर तकरीबन अगर हम गिरिडीह की बात करें तो 65% जो है वो तकरीबन 4 बजे तक का जो अनुमान था, 4 बजे तक में 65% मतदान हुआ और उसके बाद जो है लगातार उसके बाद जो आंकड़े आएंगे, जो फाइनल आंकड़ा आएगा तो निश्चित तौर पे ये हो सकता है कि शायद गिरिडीह जो सबसे ज्यादा नक्सल अफेक्टेड एरिया है यहाँ पे 70% तक भी मतदान जाए। रांची की बात करें 55 से 60% के आसपास वहां पर मतदान है। जमशेदपुर की बात करें, शहरी इलाका से लेकर ग्रामीण इलाकों की बात करें या फिर इसके अलावा हम धनबाद की बात करें तो धनबाद में अगर वोटिंग परसेंटेज की बात करें तो इन 4 लोकसभा क्षेत्रों में धनबाद में वोटिंग परसेंटेज थोड़ा कम जरूर रहा, लेकिन पिछली बार के मुकाबले अगर देखा जाए तो उससे जो वोटिंग परसेंटेज है वो जरूर ज्यादा रहा। लोगों की भीड़ सुबह से, खासतौर पर महिलाएं, आप समझ सकते हैं ग्रामीण देहात इलाके से दूर दराज जगह से अपने मतदान केंद्र तक आने के लिए जिस तरीके से चुनाव आयोग ने व्यवस्था की थी, जागरूकता अभियान चलाया था, उसका जो नतीजा है वो आज पूरे दिन भर देखने को मिला। महिलाएं बच्चों को लेकर, कंधे पर लेकर, गोद में लेकर के वो यहाँ पहुंच रही थी। बड़ी संख्या में पुरुष मतदाता, दिव्यांग मतदाता हो या फिर फर्स्ट टाइम वोटर हो, वो भी यहाँ पे पहुंचे, अपने अपने मुद्दों को लेकर के पहुंचे। लेकिन झारखंड जैसे पिछले साल भी 2019 में भी आपने देखा, झारखंड मतदान के मामले में अगर पश्चिम बंगाल को छोड़ दे तो देश में हमेशा से सर्वोपरि रहा है। चंद्रशेखर, बिल्कुल। ऋषि कुमार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। ऋषि, जम्मू कश्मीर की अगर हम बात करें तो जम्मू कश्मीर में जो पिछले चरण में चुनाव हुआ था वहाँ पर रिकॉर्ड टूटा था। आज क्या कुछ है? और एक दौर वो भी था, आप लंबे समय से चुनाव कवर करते रहे हैं, जब देश में चुनाव होते थे तो जम्मू कश्मीर से सबसे ज़्यादा हिंसक घटनाओं की सूचनाएं आती थी। आज क्या कुछ है? देखिए चंद्रशेखर, जिस तरीके से आज के अगर हम चुनाव को देखें तो निश्चित तौर से एक अभूतपूर्व चुनाव के रूप में देखा जा सकता है ये चुनाव, क्योंकि अभी तक जो 5 बजे तक के एक तो आंकड़े हैं वो तस्दीक दे रहे हैं ये बात की कि किस तरीके का चुनाव हुआ है और जनता ने किस तरीके की भागीदारी की है। 5 बजे तक के आंकड़े बता रहे हैं कि 51.35% मतदान हो चुका है, यानी कि अभी 1 घंटे का वक्त बाकी है। और अगर इस पूरे चुनाव में अगर हम इलाके दर इलाके को देखें तो इसमें जो अनंतनाग का इलाका है, यहाँ से शुरू होकर पुंछ और राजौरी तक का ये जो इलाका है जिसमें कश्मीर और जम्मू दोनों के इलाके शामिल हैं, इसमें जो अनंतनाग को अगर हम देखें तो अनंतनाग में 30% से अधिक मतदान की बात है, तो वहीं पर पुंछ, राजौरी, नौशेरा, मेंढर ये वो इलाके हैं जहां पर 60% से अधिक मतदान है। तो कुल मिलाकर जो एवरेज है वो 50% से ऊपर जा रहा है, जो ये बता रहा है कि जो जनभागीदारी है और लोगों का जो विश्वास है डेमोक्रेसी में वो किस तरीके से मजबूत हुआ है। रही बात हिंसक घटनाओं की या शांतिपूर्ण मतदान की, तो निश्चित तौर से इन चुनावों को एक ऐतिहासिक चुनावों के पक्ष के रूप में भी देखा जाएगा कि किस तरीके से एक तो चुनाव के लिए जो इंतजाम किए गए उनकी तारीफ की जानी चाहिए, लेकिन इसके अलावा जो लोगों का जो रुख था, जब जनता किसी भी व्यवस्था में अपनी अभिव्यक्ति को व्यक्त करती है और वोटों के माध्यम से, तो ऐसे में किसी और के लिए गुंजाइश नहीं बचती है। और इसी वजह से इन चुनावों में सिर्फ एक ही चीज को लेकर जनता में समर्थन था, वो था अपने डेमोक्रेटिक वैल्यूज को पूरा फ्रेंचाइज करने के और उनको अमली जामा पहनाने को लेकर, और वो ऐसे उम्मीदवार को चुनना चाहते हैं जो उनकी बात सुने, जो उनकी आवाज को संसद के अंदर पहुंचाए। हमने इस दौरान तमाम लोगों से बातचीत भी की, तो बहुत ही सकारात्मक तरीके से लोगों ने इस बात को कहा कि वोट इस बार वो जरूर डालेंगे। हालांकि कुछ लोग ऐसे भी हमने देखे जो ये कह रहे थे कि इन्होंने पहले कभी वोट नहीं डाला लेकिन इस बार जरूर डालेंगे। तो ये जो माहौल है ये बताता है कि जो कश्मीर में जो डेमोक्रेटिक वैल्यूज की जो एक तरीके से हम कह सकते हैं पुनरावृत्ति हुई है, क्योंकि लोकतांत्रिक मूल्यों को हमेशा से कश्मीर में सराहा गया था। जो भी बीच में घटनाएं हुई और आज जो परिस्थिति है उससे हम कह सकते हैं कि हम अमन चैन की ओर बढ़ चुके हैं और डेमोक्रेटिक वैल्यूज की ओर हम अब इतने आगे बढ़ गए हैं कि हमें अब इसी से सभी
जितने भी रास्ते तय करने हैं वो लोकतांत्रिक तरीकों से ही करने हैं। तो कश्मीर एक उदाहरण के तौर पर अब सामने है कि जिस तरीके से लोगों ने भागीदारी की है, इस भागीदारी में महिलाओं की संख्या, पुरुषों की संख्या और युवाओं की संख्या बराबर देखी गई है। हमने देखा युवा बड़ी तादाद में मतदान के लिए घरों से निकले। जी, अमरेंद्र गुप्ता हमारे साथ जुड़े हुए हैं दिल्ली से। अमरेंद्र, क्या कुछ इस वक्त माहौल है, क्योंकि अब 5:45 होने वाला है और विभिन्न जो मतदान केंद्र हैं उनका जायजा आपने लिया होगा, क्या कुछ माहौल दिख रहा है इस वक्त? चंद्रशेखर, देखिए जिस तरह से दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र का महापर्व मनाया जा रहा है और 6वें चरण में आज लोगों ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। मतदाताओं में खासा जोश नजर आया और खासकर वो यूथ और जो युवा पीढ़ी है और जो फर्स्ट टाइम वोटर हैं उन्होंने भी मुद्दों और विकास के आधार पर वोट किया। मैं आज सुबह से इस जो दिल्ली का लुटियंस जोन है जो कि का खासा वीवीआईपी क्षेत्र माना जाता है, उस क्षेत्र में मैं जगह जगह घूमा, कई बूथ पे गया और इस समय मैं दिल्ली के नई दिल्ली जो संसदीय क्षेत्र है उसमें मैं निर्माण भवन पर हूं और यहां से जो है बीजेपी की बांसुरी स्वराज और आम आदमी पार्टी और इंडिया अलायंस से सोमनाथ भारती के बीच में टक्कर देखी गई। अभी थोड़ा सा वक्त बचा हुआ है। मैं आपको बता दूं कि जिस तरह से लोगों ने सुबह 10 बजे से वोट के लिए आए वो खासा देखते ही बनता है। लोगों ने ये कहा कि हमने ब्रेकफास्ट नहीं किया है, हम पहले वोट करने आए हैं, उसके बाद हम ब्रेकफास्ट करेंगे। और उसी समय अगर आपको याद होगा तो आज इस वोट पे गांधी परिवार के 3 लोगों ने अपना वोट डाला। सुबह करीब 10 बजे के आसपास राहुल गांधी और प्रियंका गांधी ने डाला और तकरीबन 4 बजे मैं यहीं बूथ पे था तो वरुण गांधी ने भी अपना वोट डालकर हमें अपनी स्याही वाली उंगली दिखाकर अपनी खुशी जताई कि उन्होंने लोकतंत्र के महापर्व में वो सम्मिलित हुए। और खासकर मैं बात करूं जो युवा थे उनके बीच में एक बड़ा सवाल था कि वो विकास चाहते थे, वो सुरक्षा चाहते थे और राजधानी में जिस तरह से वो मुद्दों की बात कर रहे थे ये अपने आप में बहुत बड़ी बात थी। और यहाँ पर कई बुजुर्ग वोटर भी थे जो लगभग 80 से 90 साल के बीच में थे, पूरे जोश के साथ आए। हालांकि गर्मी की जो बढ़ती तपिश थी उसमें थोड़ा सा मतदान स्लो हुआ, लेकिन 5 बजे के बाद से जो स्पीड है वो तेजी से बढ़ रही है और चुनाव आयोग के निर्देश के अनुसार 6 बजे तक जो लोग वोट करने अंदर चले जाएंगे वो लोग को वोट देने का अधिकार है। और उसके बाद 6 बजे के बाद के जो आंकड़े हैं वो लिहाजा बढ़ेंगे, क्योंकि जिस तरह से ये 2 घंटे जो 4 से और 6 के बीच में जो लोगों में मतदान के लिए उत्साह है वो खासा देखते ही बनता है। चंद्रशेखर। बिल्कुल अमरेंद्र, विशाल के पास हम चलेंगे। विशाल पश्चिम बंगाल में मौजूद हैं। विशाल, पश्चिम बंगाल का जो वोटिंग परसेंटेज आया हुआ है अभी 5 बजे तक का, पश्चिम बंगाल का वोटिंग परसेंटेज सबसे ज़्यादा है। ये काफ़ी तारीफ़ करने वाली बात है पश्चिम बंगाल के लोगों की। और साथ ही साथ सवाल ये है कि आज जो हिंसा की घटना हुई है, क्या जो आने वाला दौर है अब चुनावों का और अब के बाद कल से जो राजनीति शुरू होगी उसमें इस हिंसा की घटना का बोलबाला रहेगा? उसका जवाब मैं थोड़ी देर में दूंगा। पहले मैं ये बताना चाहूँगा कि जब आप आंकड़े बता रहे थे तो उसमें मुझे इस बात की खुशी थी कि बाकी सारे सेकंड डिवीज़न थे लेकिन बंगाल उसमें डिस्टिंक्शन हासिल कर चुका था। अगर ये स्टेट इलेक्शन का चुनाव होता तो इन आंकड़ों के बहुत बड़े मायने होते, क्योंकि जब वोटिंग परसेंटेज बहुत ज़्यादा होता है तो उसके मायने क्या होते हैं ये हम सब पत्रकार जानते हैं। लेकिन ये हो रहा है नेशनल लेवल का चुनाव, तो इसके अंदर हमें देखना पड़ेगा कि आखिरी दम तक बंगाल किस तरह से अपनी स्पीड को बना के रखता है। और 7वें चरण का चुनाव बहुत महत्वपूर्ण होने जा रहा है। मैं ये भी बता दूं कि कल कोलकाता पुलिस कमिश्नर का एक फरमान आया है, उसके तहत उन्होंने 28 तारीख से लेकर 60 दिनों तक जो है वो धारा 144 लगा दी है और उसमें उन्होंने माना है कि हिंसक प्रदर्शन हो सकते हैं। इसके मद्देनज़र हमने ये कार्रवाई की है। तो पुलिस खुद मान रही कि ये यहाँ पर जो है लॉ एंड ऑर्डर ठीक नहीं है। ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है अगर हम राज्य सरकार की पुलिस की हम बात करें तो। लेकिन वहीं पर जो केंद्रीय पुलिस बल है उनकी मौजूदगी की वजह से ये जो हिंसा और जो पोटेंशियल वायलेंस हो सकता है उस पर काफ़ी काबू पाया गया है। लेकिन इतना ज़रूर है कि 6ठे चरण में जिस तरह की आपने वारदात देखी है वो उसका इम्पैक्ट 7वें चरण में और ज़्यादा हो सकता है, क्योंकि अब जो पूरा फोकस है वो कोलकाता शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है, हमारे एक मेहमान यहाँ पर मौजूद हैं, राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ मौजूद हैं, वरिष्ठ पत्रकार रोशन गौड़। उनके पास हम चलेंगे। रोशन जी, अब
तकरीबन 5:45 हो गया है और अधिकतर जगह पे जो मतदान है वो ख़त्म हो गया है। जहां पोलिंग बूथ के अंदर लाइनें लगी हुई हैं वहां पर मतदान चल रहा है। और सबसे पहले तो आपसे सवाल ये है कि प्राइमा फेसाई क्या कुछ आपकी प्रतिक्रिया है आज छठे दौर को लेकर के? देखिए, आज हमें बड़ी उम्मीद थी कि मत प्रतिशत बढ़ेगा। जो हमने 5 चरण तक देखा कि ओवरऑल थोड़ा सा लोगों का उत्साह कम दिखा, लेकिन छठे चरण में बहुत उम्मीद थी। और मुझे ऐसा लगता है कि अभी चूंकि ये 2 घंटे पहले के आंकड़े हैं जो अभी आप दिखा रहे हैं, और अभी जब 6 बजे रोशन जी, आप अपने सिस्टम को अनम्यूट कर लीजिए क्योंकि आवाज़ नहीं आ रही है यहाँ तक। ठीक है रोशन जी, आपसे अभी हम कुछ देर में बात करते हैं। आपकी आवाज़ हम तक नहीं पहुंच पा रही है। मुकेश हमारे साथ हरियाणा से जुड़ गए हैं। मुकेश, आप जहां पर मौजूद हैं, क्या कुछ रहा वहां पर आज दिन भर? किस किस तरह के नज़ारे आपने देखे? लोकतंत्र के इस महापर्व में लोगों का किस तरह का उत्साह देखा? बिल्कुल, जिस तरह से चंद्रशेखर आज आप देखेंगे सुबह दिन भर से छठे चरण के लिए जो है मतदान जारी थे और जो मतदाता थे वो बढ़ चढ़कर इस जो लोकतंत्र का पर्व था उसमें शामिल हो रहे थे और लगातार वोटिंग कर रहे थे। ऐसे में कहीं ना कहीं जो वोटिंग थी वो बड़ी इंपॉर्टेंट थी। 46% के आसपास 3 बजे तक वोट कास्ट किया गया था। सुबह में जो मतदान था उसके बाद दोपहर में थोड़ा सा थमा, उसके बाद जो उसने फिर रफ्तार पकड़ी तो 3 बजे तक के आसपास जो था वो मतदान 46% दर्ज हुआ। लेकिन जितने भी मतदाता थे उनका एक ही मकसद था कि सशक्त राष्ट्र बनाना है, एक स्ट्रॉन्ग नेशन बनाना है। जिस तरह का उनके उद्देश्य थे, उन्होंने कहा कि हमारे देश की सिक्योरिटी अच्छी होनी चाहिए, इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा होना चाहिए, रोजगार के मुद्दे थे, एजुकेशनल सेक्शन बनने चाहिए। तो बाहर हम जो पढ़ाई करने जाते हैं उसके लिए हमें अपने देश में ही रह करके अगर अच्छी सुविधाएं मिले, वो बुनियादी सुविधाओं की वो डिमांड कर रहे थे। फर्स्ट टाइम वोटर्स भी बड़े ज़्यादा एक्साइटेड थे और वोट करने के लिए बाहर निकले थे। ठीक है, एक महत्वपूर्ण जो बात यहाँ पर निकल के आ रही है, जो रोशन गौड़ ने भी उस बात को कही और ऋषि कुमार भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं क्योंकि वो इलेक्शन कमीशन को देखते हैं। फिलहाल ऋषि हमारे साथ नहीं है। तो रोशन जी, ये जो अगर हम पश्चिम बंगाल को छोड़ दें तो अमूमन हर जगह पे पोलिंग परसेंटेज की बात करें और विभिन्न चरणों की बात करें तो ये पोलिंग परसेंटेज उतना नहीं आ पा रहा है जितनी आशा की जा सकती थी। तो चुनाव आयोग को क्या भविष्य में काफ़ी कुछ इसको लेकर के करने की ज़रूरत है? क्रिकेटर है या फिल्म स्टार है, उन लोगों से प्रचार कराया गया है। अभी मैं देख रहा हूँ कि कई दिनों से जो क्रिकेटर है सचिन तेंदुलकर लोगों को फोन कर रहे हैं, उनकी जो रिकॉर्डेड आवाज है, राजकुमार राव लोगों को फोन कर रहे हैं। इलेक्शन कमीशन की तरफ से कोई कमी नहीं रही, उन्होंने बहुत कोशिश की। पर मुझे लगता है कि जो ये समय है, ये गर्मी बहुत है, तो सबसे पहले अगर ये संभव हो कि चुनाव का जो समय है उसको थोड़ा सा पहले किया जाए, क्योंकि लगभग 2.5 महीने का जो लंबा समय है ये मुझे लगता है कि उचित नहीं है। इस पर जरूर चुनाव आयोग को सोचना चाहिए कि किसी भी हालत में ये अगर 15-20 अप्रैल तक खत्म हो जाए तो ज्यादा अच्छा रहेगा। उससे वोट परसेंटेज बढ़ेगा और उत्साह भी रहेगा, और जो हमारे जो लोग नेतागण जो चुनाव लड़ रहे हैं उनके लिए भी सुविधा होगी। अभी आप देखिए कि आज 40 डिग्री से ऊपर टेम्परेचर है, दिल्ली हो, उत्तर प्रदेश हो, चाहे बंगाल हो, उड़ीसा हो। उड़ीसा में देखिए 45 डिग्री से ऊपर टेम्परेचर है, तो वहां चुनाव प्रचार करने में भी दिक्कत हो रही है। तो मुझे ऐसा लगता है कि समय को लेकर चाहे सरकार ठीक है, आपका पॉइंट आ गया कि आप समय को लेकर के सवाल खड़े कर रहे हैं। चुनाव आयोग जब अभी 1 नेशन 1 इलेक्शन को लेकर के भी कवायद चल रही है, तो आपका ये कहना है कि ये होना चाहिए कि ये जो गर्मी का समय है इसको 1-2 महीने पहले अगर इलेक्शन हो जाते तो शायद जो वोटिंग परसेंटेज है उसमें काफ़ी कुछ अंतर आता। जो फील्ड पे हमारे लोग हैं, गिरीश निशाना वहाँ पर मौजूद हैं। गिरीश, ये जो रोशन गौड़ बोल रहे हैं कि अगर चुनाव 1-2 महीने पहले होते और गर्मी भी इतनी नहीं होती तो जो पोलिंग परसेंटेज है वो कुछ बढ़ता। ऑडियो नहीं मिल रहा भैया। गिरीश, मेरी आवाज़ आ रही है आप तक? देखिए चंद्रशेखर, मैं आपको बताना चाहूँगा, जिस तरह से सुबह से लगातार दिल्ली की 7 लोकसभा सीटों पर मतदान चल रहा है और अभी 5 बजे तक दिल्ली की पूरी दिल्ली की बात की जाए तो 53.73% वोटिंग परसेंटेज हो चुका है पूरी दिल्ली के अंदर। दोपहर को काफ़ी संख्या में मतदाता पहुंचे हैं, लोगों में काफ़ी उत्साह है।
दोपहर के समय जो है स्पीड थोड़ी कम हुई थी मतदान को लेकर, लेकिन फिलहाल फिर से स्पीड बढ़ने लगी है। काफ़ी संख्या में मतदाता फिर से पहुंचने लगे हैं। इस समय काफ़ी संख्या में अलग अलग मतदान केंद्रों पर मतदाता पहुंचे हुए हैं। कुछ मतदाता हमारे साथ हैं, बात करते हैं। सर, इतना देरी से पहुंचे? जी, सुबह हम पहले आना चाह रहे थे, मौसम की वजह से हम बहुत इवनिंग में आए हैं। आफ्टरनून में जो थी गर्मी बहुत ज़्यादा थी, मॉर्निंग में हमारा एक्चुअली कुछ पर्सनल काम था, तो उसकी वजह से हम लोग लेट इवनिंग में आए। आफ्टरनून में घर से निकलना ही बहुत मुश्किल हो गया था, लेकिन वोटिंग करना ज़रूरी था। हमने वोट किया है। ठीक है गिरीश, तो कहीं ना कहीं वोटिंग करना जरूरी था और वोट करने पहुंचे हैं। हालांकि समय बहुत कम बचा है। ठीक है गिरीश, एक तो ये बड़ा मामला निकल के आ रहा है कि जो पोलिंग परसेंटेज है उसमें कहीं ना कहीं मौसम का असर पड़ रहा है। और जिस तरह से हमारे जो राजनीतिक विश्लेषक यहाँ पर मौजूद हैं, रोशन गौड़, वो ये बोल रहे हैं कि भविष्य में थोड़ा सा ये ध्यान रखना चाहिए कि जो ये वक्त है चुनाव का, ये भीषण गर्मी का वक्त है। अगर 1-2 महीने पहले चुनाव हो जाए तो हो सकता है इसका वोटिंग परसेंटेज पे काफ़ी फ़र्क पड़ेगा। तो वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर के भी कवायद चल रही है। हो सकता है भविष्य में इन सारे फैक्टर्स को उसमें ध्यान रखा जाए। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी लोगों का डीडी न्यूज़ में हमारे साथ जुड़ने के लिए। और इसी के साथ हम अपना ये कार्यक्रम जनादेश यहीं पर ख़त्म करते हैं, लेकिन एक छोटा सा ब्रेक पहले लेते हैं। अब छोलिया हो या लोबिया, सफेद चने या काले चने, सब कुछ मजेदार बने। बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब डबल एम रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो। तेरी होने वाली मदर इन लोग कुछ ज्यादा ही ट्रेडिशनल है। ट्रेडिशनल लोग ज्यादा इमोशनल होते हैं। तो भाई साहब, अब कोई किसी की लाइफ में आग नहीं लगा पाएगा। समर कूल, जो हर दिल करे कबूल। अब तक टेस्टी राजमा बनाना नहीं आया। बिना MDH राजमा मसाला के टेस्टी राजमा कैसे बनेगा? MDH राजमा मसाला, क्या स्वादिष्ट राजमा बनाए। MDH। तो स्वागत है आपका ब्रेक के बाद। आप देख रहे हैं चुनावों पर हमारा खास कार्यक्रम जनादेश। और दिन भर क्या कुछ चुनावी हलचल रही वो हमने आपको इस कार्यक्रम में दिखाया। और छठे चरण के अगर चुनाव की हम बात करें तो छठा चरण का जो चुनाव है, मतदान है, वो अब ख़त्म हो चुका है। और किस राज्य में कितनी संख्या में लोग निकल के आए, लगातार हम अपनी टेलीविज़न स्क्रीन पर ये पोलिंग परसेंटेज आपको दिखा रहे हैं। इसी के साथ इस कार्यक्रम को यहीं पर समाप्त करते हैं। नमस्कार। जनादेश के प्रायोजक थे MDH, बढ़िया है, शुद्ध है। MDH मिर्ची, धनिया, हल्दी, असली मसाले सच। MDH और गैलेंट एडवांस रबर, निर्माण का रियल हीरो।